नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग रूसो पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 रूसो से संबंधित एक और लेक्चर इसमें अपलोड कर दिए हैं। आप अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें भी बने रहिए। आप हम कोशिश करेंगे कोरिलेट करके यहाँ पे एक्सप्रेस करें। सबसे पहले इस लेक्चर में हम रूसो के स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के बारे में रूसो क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि व्यक्ति का नैतिक इच्छा का पालन करना, व्यक्ति अपने नैतिक इच्छा का पालन करे और समाज के भलाई के बारे में काम करे, यही स्वतंत्रता है। अब समस्या तो यहाँ पे तो यहाँ तक ठीक है कि व्यक्ति का नैतिक इच्छा जो होगा उसके अनुरूप काम करे और समाज की भलाई के बारे में काम करे, यही स्वतंत्रता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या ये है कि ये जो समाज की भलाई और नैतिक इच्छा, ये दोनों में आगे ये जोड़ देते हैं कि ये जो दोनों है ये किसके अनुरूप होगा? समान इच्छा के अनुरूप। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में जनरल विल देखा था कि जितने भी व्यक्ति होंगे वो अपना संपूर्ण शक्ति राज्य को, समाज को समर्पित कर देंगे और उससे एक जनरल विल निकलेगा जो सभी के भलाई के लिए होगा। तो उस भलाई, उस जनरल विल के अनुरूप कोई भी काम करेगा, वही उसका नैतिक इच्छा होगा और वही उसी के अनुरूप जो भी काम होगा वह समाज के भलाई के अनुरूप होगा। अर्थात ये हर तरीके से बांध देते हैं कि वही व्यक्ति स्वतंत्र होगा, वही व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव करेगा जो नैतिक इच्छा का पालन करेगा। अर्थात दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जनरल विल का, समान इच्छा का पालन करेगा, समान इच्छा के अनुरूप काम करेगा, उसको कहते हैं। लेकिन ये आगे कहते हैं कि जो नहीं करेगा, समान इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा, जबरदस्ती बोला जाएगा आपको करो। तो इसलिए इस कंट्राडिक्शन के वजह से, क्योंकि बाध्य किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति काम करेगा यह राज्य के अनुरूप काम करेगा, क्योंकि राज्य के परिणाम स्वरूप ही समान इच्छा आया है, इसी में व्यक्ति की संपूर्ण भलाई है। तो अगर नहीं करेगा तो उसको करना पड़ेगा। इसीलिए इनको फांसीवाद का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। इन्हीं सिद्धांत को आगे बढ़ा के हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा फांसीवादी विचारधारा का उद्भव किया गया और तानाशाही शासन को आगे बढ़ाया गया। तो इसीलिए कुछ आलोचक इनको कहते हैं कि ये फांसीवादी, इनके विचार में फांसीवादी विचारधारा विद्यमान है। इसी स्वतंत्रता के विचार पे सेवाइन क्रिटिसिज्म करते हुए लिखते हैं कि रूसो का जो स्वतंत्रता है ये विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे 2-3 चीज। आप हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये पूछ दे। अगर आप समानता के बारे में देखें तो रूसो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि दूसरा व्यक्ति उसे खरीद ले और कोई व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि किसी तीसरे व्यक्ति को खरीद सके। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि ये समानता को देते हुए कहते हैं कि मालिक और दास के बीच में जो भेदभाव है, शासक और शासित के बीच में जो भेदभाव है, उसको पूरा खत्म करने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। ये बोलते हैं ये इसको तो खत्म ही होना चाहिए। और इसी के लिए इसी स्वतंत्रता जो शब्द है, इसी स्वतंत्रता के शब्द से फ्रांस की क्रांति का हुंकार हुआ और फ्रांस की क्रांति सफल भी हुआ। तो देखेंगे ये समानता जो फ्रांस की क्रांति के लिए संजीवनी का काम करता है। लेकिन इम्प्लीमेंट तो हुआ, सफलता भी मिली, परिणाम स्वरूप क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि इनको कहा जाता है कि ये महिलाओं के शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं करते हैं। रूसो महिला को शिक्षा का समान अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा रूसो मानते हैं। इसीलिए कुछ आलोचक इनको क्रिटिसिज्म के दायरे में रखते हैं। इसको तो कोई समानता नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि समानता मतलब सारे लोगों को इक्वल अधिकार होना चाहिए। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है, छोटा क्रिटिसिज्म है और आप समानता को समझ सकते हैं। आप देखेंगे रूसो की राज्य और सरकार, राज्य के बारे में जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि व्यक्ति जितने भी अपना संपूर्ण जो शक्ति होगा ये समाज को सौंप देगा, समर्पित कर देगा। इसके परिणाम स्वरूप एक समान इच्छा आएगा, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से एक जनरल विल निकलता है, समान इच्छा निकलता है। इसके अनुरूप राज्य को इसके अनुरूप ही काम करना पड़ेगा और व्यक्ति को भी इसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। अर्थात राज्य
जो होगा, राज्य का जो संप्रभु शक्ति होगा सामान्य इच्छा होगा। इस सामान्य इच्छा के अनुरूप राज्य काम करेगा। तो राज्य का संप्रभुता सामान्य इच्छा है। अब जो राज्य है, राज्य कैसे बना है, तो आप उसको एक शब्द में, एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता द्वारा उत्पन्न यह राजनीतिक व्यवस्था है। सामाजिक समझौता द्वारा हुआ है, तो सामाजिक समझौता द्वारा उत्पन्न एक राजनीतिक व्यवस्था रूसों का राज्य है। यह इस राज्य में क्या होगा, व्यक्तियों का शासन नहीं होगा जैसे हॉब्स में था। व्यक्तियों का शासन, व्यक्ति का शासन नहीं होगा, बल्कि विधि का शासन होगा। इसमें विधि के द्वारा शासन किया जाएगा। अब इसे कहते हैं कि विधि का शासन होगा। ये सामान्य विधि का शासन होगा। विधि का निर्माता कौन होगा? अब समस्या ये है कि विधि का निर्माता कौन होगा। तो रूसो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, विधि एक व्यक्ति भी बना सकता है और व्यक्ति का समूह भी बना सकता है, और या जनता प्रत्यक्ष रूप में भी बना सकती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बनाए या व्यक्ति का समूह बनाए तो जरूरी है कि जितने भी जनता हैं सभी से सहमति लेना बहुत जरूरी है। अगर सहमति मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यक्ति भी बना सकता है। तो विधि का निर्माण ये करेगा। सामान्य इच्छा जो होगा, सामान्य इच्छा के द्वारा संवैधानिक विधि का निर्माण होगा। इसी सामान्य इच्छा मतलब जो जनरल विल है, इसी के अनुरूप होगा विधि का निर्माण। अब विधि के निर्माता के पास किसी भी प्रकार की कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। लॉक जो होते हैं, लॉक क्या करते हैं, सॉरी हॉब्स जो थे या लॉक भी हैं कि कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति दोनों को एक ही उनका होता है, और जो हॉब्स हैं, हॉब्स का भी दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हॉब्स क्या कर, जैसे उनका होता है निरंकुश राजा। निरंकुश राजा के पास सब कुछ शक्ति होता है, पीटने का भी शक्ति होता है, दंडित करने का भी होता है, विधि निर्माण करने का भी होता है, इम्प्लीमेंट करने का भी होता है। तो हॉब्स के अनुरूप इनकी है, लेकिन लॉक में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब सरकार क्या है, तो विधि निर्माण, चलो ये बोल रहे हैं कि सरकार और कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति दोनों अलग अलग है। तो कार्यपालिका शक्ति को ये सरकार बोलते हैं। ये बोलते हैं सरकार जनता के द्वारा चुने हुए लोग होंगे, जनता के द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्तियों का समूह होगी। इसका निर्माण समझौते के द्वारा नहीं होगा, समझौते के द्वारा तो राज्य का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण जनता के आदेश के द्वारा होगा। सरकार जनता का नौकर होगा। सरकार जो होगा जनता का नौकर होगा, राज्य का नौकर होगा, राज्य का अधिकर्ता होगा, राज्य के अंदर काम करेगा सरकार। अगर सरकार काम नहीं करता है सामान्य इच्छा के अनुरूप, तो जनता कभी भी उसको हटा सकती है, फिर दूसरी सरकार का गठन कर सकती है। सरकार के बारे में बोलते हैं कि राज्य तो हमेशा जनतंत्रात्मक होगा। रूसो बोलते हैं राज्य हमेशा जनतंत्रात्मक होगा, क्योंकि राज्य का निर्माण ही कैसे हुआ है, सामान्य इच्छा के अनुरूप, सबके सहमति के अनुरूप राज्य का निर्माण। ये हमेशा जनतंत्रात्मक होगा, लेकिन सरकार का निर्माण जरूरी नहीं है जनतंत्रात्मक होगा। रूसो बोलते हैं सरकार का निर्माण 3 प्रकार से हो सकता है। पहला एक व्यक्ति के द्वारा, दूसरा व्यक्ति के समूह के द्वारा, तीसरा प्रत्यक्ष रूप से। तो जो एक व्यक्ति के द्वारा होगा इनको ये राजतंत्र बोलते हैं। जो व्यक्ति के समूह के द्वारा होगा इनको कुलीन तंत्र बोलते हैं। जो प्रत्यक्ष व्यक्ति के द्वारा होगा अगर काम किया जाएगा तो इनको बोलते हैं लोकतंत्र। तो ये तीनों बोलते हैं। तो लेकिन अब रूसों से पूछा जाता है कि बताइए ये तीनों में सबसे उत्कृष्ट कौन है। बोलते हैं कोई उत्कृष्ट और कोई निकृष्ट इसमें नहीं है, सब निर्भर करेगा समय, काल और वातावरण, परिस्थिति के अनुरूप निर्भर करेगा। हो सकता है किसी भी देश के लिए राजतंत्रीय शासन प्रणाली उत्कृष्ट हो, किसी देश के लिए लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे निकृष्ट हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रूसों से बोला जाता है कि सबसे तीनों में सर्वश्रेष्ठ अगर आप बोलें तो सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, जो जनता के प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसको ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इस रूप में आपने देखा कि राज्य और सरकार, तो मतलब आपने ये अभी तक ये समझा कि रूसों का जो राज्य और सरकार है दोनों अलग अलग है। राज्य के पास विधायी शक्ति है और सरकार के पास कार्यपालिका शक्ति, दोनों में पृथक्करण है। अब हम एक चीज और देख लें कि लॉक जो हैं, लॉक विधायी शक्ति का प्रयोग जो करते हैं ये जनता के प्रतिनिधि के द्वारा करते हैं। मतलब अभी जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं 5 साल के लिए। तो लॉक में भी ऐसे ही किया जाता है, लेकिन ये बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता बैठ के काम करेगी। तो इसीलिए लॉक को संसदीय शासन के जनक कहा जाता है, वहीं इनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रणेता माना जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पिता माना जाता है रूसों को। इसको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल प्रतिनिधि लोकतंत्र के बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं रूसो। तो इस दोनों चीज को डिफरेंस को ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं
कि मतलब इनको रूसो के विचार में कहा जाता है कि ये व्यक्तिवादी विचारधारा का समन्वय है। इनमें समाजवादी विचारधारा भी है, लोकतंत्रवादी भी हैं रूसो, और एक निरंकुशतावादी भी हैं। तो व्यक्तिवादी के बारे में कहा जाता है, एक सेंटेंस है रूसो का, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो यूजीसी नेट, जेआरएफ या अनेक इससे संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। इनको कहा जाता है कि व्यक्ति, रूसो कहते हैं कि व्यक्ति जो है ये स्वतंत्र पैदा लेता है और चारों ओर जंजीर से जकड़ा होता है। मतलब यहाँ व्यक्ति के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को दिखाए हैं। तो इस दृष्टिकोण से और बहुत कुछ है, लेकिन ये सेंटेंस है, आपको याद रखना है। इस सेंटेंस से पता चलता है कि ये क्या है, व्यक्तिवादी विचारक हैं। मतलब विचारक नहीं कह सकते हैं, अर्थात व्यक्तिवादी विचारधारा इनके विचार में विद्यमान है। अगर आप समाजवादी को देखें तो ये समाजवादी विचारधारा भी इनके विचार में विद्यमान है। जैसे देखेंगे कि लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो वैज्ञानिक समाजवादी हैं वो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समाजवाद का टॉपिक हमारा स्पेशल उसमें दे रखा है, कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा बता रखे हैं। एक मार्क्सवाद का भी एक टॉपिक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनको वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहा जाता है, उनको वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है, मार्क्स को वहाँ पे हमें बता रखे हैं। तो इनको रूसो को रूसो के विचार में समाजवाद तो है, समाजवादी विचारधारा तो है, लेकिन इनको वैज्ञानिक समाजवादी नहीं कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसको ध्यान रखना है। समाजवाद, इनके विचार में समाजवाद कैसे है, अगर आंसर देना हो तो आपको पता हो, फर्स्ट लेक्चर आप देखे थे उस समय फर्स्ट अवार्ड तो ये जीत जाते हैं। एक निबंध की प्रतियोगिता होती है वो तो उसमें जीत जाते हैं, लेकिन जब सेकेंड निबंध की प्रतियोगिता होती है उसमें आपने देखा था कि इनका निबंध उत्कृष्ट होने के बावजूद भी इनको पुरस्कार नहीं मिलता है। इससे बहुत ही क्रोधित होते हैं, बहुत ही व्यथित होते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो सेकेंड निबंध का जो थीम होता है ये होता है समानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। तो कैसे इनइक्वालिटी का इमरजेंस हुआ, ओरिजिन क्या है, इसके बारे में रूसो लिखते हुए, उस निबंध में लिखते हुए वो बोलते हैं कि जो असमानता हमारे समाज में विद्यमान हुआ प्राकृतिक अवस्था में, जैसे कि हम लोग सुखी थे, कोई दिक्कत नहीं था, शांति था, समृद्धि थी, हम लोग ज़्यादा इच्छाएं नहीं था, लेकिन समस्या क्या हुआ, समस्या जैसे कि मोह उत्पन्न हुआ, निजी संपत्ति का उद्भव हुआ। निजी संपत्ति ही असमानता का जड़ है, तो ये निजी संपत्ति पर कठोर प्रहार करते हैं इस निबंध में। इसी वजह से फ्रांस का जो तत्कालीन समाज था, सामंतवादी समाज था, निरंकुशतावादी राजतंत्रीय शासन प्रणाली था, तो इस वजह से वहाँ का समाज इस रूप नहीं था और ये निजी संपत्ति पे कठोर प्रहार कर रहे थे। इसलिए जो रूसो हैं, रूसो को एक तो पुरस्कार नहीं मिला और निजी संपत्ति के वजह से ही इनको समाजवादी विचारक भी कहा जाता है। और दूसरा ये भी कि ये रूसो बोलते हैं कि जो राज्य है ये संपत्तिशाली लोगों का संरक्षण करता है, संपत्तिशाली लोगों का ये संरक्षक राज्य है। अर्थात कह सकते हैं कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, जो इसी से प्रेरणा लेके मार्क्स ने भी शोषण का जो यंत्र, राज्य को शोषण का यंत्र कहा, तो यहीं से प्रेरणा लेके मार्क्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो राज्य है उसमें निर्धन लोगों को ऐसा लगता है कि राज्य हमारे लिए बहुत काम कर रहा है, हमारे संरक्षण का काम कर रहा है, लेकिन असल में राज्य जो होता है वो संपत्तिशाली लोगों का संरक्षण करता है। जब निर्धन लोगों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और राज्य इतना मजबूत हो जाता है कि निर्धन लोग कुछ नहीं कर पाता है और वो उनका शोषण ही करते जाता है। इसीलिए इनको शोषण का यंत्र उन्होंने कहा। दो चीज बताएंगे, इसलिए समाजवादी है, एक तो निजी संपत्ति पर प्रहार करते हैं और दूसरा राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। निरंकुशतावादी में आपने देखा ही कि कैसे स्वतंत्रता के बारे में यहाँ कहा गया कि सामान्य इच्छा के अनुरूप व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, राज्य को भी काम करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसको बाध्य होना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। इस वजह से इनको आप यहाँ पे देखा था कि फांसीवाद के दार्शनिक है। इसीलिए आप समरी में कह सकते हैं कि इनके विचार में निरंकुशतावाद की अवधारणा भी विद्यमान है। लोकतंत्र का अग्रदूत, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अग्रदूत है। हालांकि यहाँ पे पढ़ा था, लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये बोलते हैं कि शक्ति जो होना चाहिए जनता के पास शक्ति है और जो भी काम होगा शक्ति जनता में निहित है और राज्य का काम केवल व्यक्ति के हित में करना है
और विधि भी जनता की आवाज है। विधि का निर्माण जनता के अनुसार होता है, सरकार का निर्माण जनता के अनुसार होगा। सब कुछ जब जनता प्रत्यक्ष रूप से कर रही है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी विरोधी हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है पहली बार आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अग्रदूत अगर कोई देखे तो रूसो को माना जाता है। इस रूप में आपने लगभग सारे टॉपिक देख लिया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें कि हॉब्स और रूसो के विचार में क्या अंतर है। तो हॉब्स के बारे में देखा कि व्यक्ति जो है अपने संपूर्ण शक्ति का समर्पण राजा को कर देता है, और राजा इस समझौते का पार्ट नहीं होता है। राजा समझौते का पार्ट नहीं होता है, समझौते का परिणाम होता है। ये हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो व्यक्ति के जितने शक्ति है उनका संपूर्ण समर्पण तो हो ही जाता है, लेकिन ये समर्पण एक व्यक्ति को नहीं किया जाता है। हॉब्स एक व्यक्ति को करते हैं, राजा को, लेकिन ये एक व्यक्ति को नहीं करते बल्कि पूरे राज्य को कर देते हैं। और राज्य को जैसे ही कर देते हैं, और इसमें देखा कि हॉब्स का जो राज्य है ये समझौते के परिणाम है, लेकिन इसमें क्या है, रूसो का भी राज समझौते का परिणाम है, लेकिन राजा जो है, हॉब्स का राजा समझौते का परिणाम है। मतलब समझौते के उपरांत राजा का निर्माण हुआ है। राजा समझौते का भाग नहीं है। राजा समझौते का भाग नहीं है, राजा को अलग बना दिया, आप काम करो। लेकिन रूसो का जो समझौता होगा, इसमें राज्य जो होगा यह समझौते का भाग है। अर्थात जनता जितना भी पावर जनता समर्पित किया है वो पावर जनता में ही निहित है, लेकिन इसमें सारे पावर ले लिया जाता है, राजा को दे दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं होगी। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, रूसो के राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी नहीं होगी, लेकिन हॉब्स के राज्य में ऐसा नहीं कहा जा सकता, 100% नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके राजा जो होंगे यह निरंकुश होंगे। इनके राजा जो शासन प्रणाली चलेगा राजतंत्रीय शासन प्रणाली होगा, लेकिन इनका जो शासन प्रणाली होगा, रूसो का जो शासन प्रणाली होगा, ये विधि का शासन होगा। और विधि कौन बनाएगा? जनता बनाएगी। जब जनता बनाएगी तो अपने हित के अनुरूप बनाएगी, सामान्य इच्छा के अनुरूप बनाएगी। इसीलिए इनका स्वतंत्रता संरक्षित रहेगा, लेकिन इसका स्वतंत्रता संरक्षित रहेगा या ना रहेगा, इस पे हम कहना बहुत कठिन है। दूसरा देखेंगे कि हॉब्स का जो राजा है, राजा में ही कार्यपालिका शक्ति है, विधायिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति भी है। राजा जिसको मन करेगा उसको सर फोड़ देगा, उसको दंडित कर देगा, जो मन करेगा वो विधि बनाएगा, जैसे मन करे वैसे इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन रूसो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हमारा जो राज्य होगा, राज्य में विधायी शक्ति होगा और सरकार इसका एक भाग होगा, पार्ट होगा, जो राज्य का एक अभिकर्ता होगा, एक अंग होगा, एक नौकर का काम करेगा, और जनता जो होगा ये सरकार का निर्माण करेगा। और जब जनता को लगे कि यह सामान्य इच्छा के अनुरूप नहीं कर रहे हैं तो उसको सरकार को भंग करके उसको हटा सकती है। तो ये आपका हॉब्स और रूसो के बीच डिफरेंस, और लॉक और रूसो के बीच में थोड़ा देखें तो आपको सबसे पहले कि आपने देखा कि रूसो जो है ये इनके सामाजिक समझौता में व्यक्ति का संपूर्ण शक्ति का समर्पण हो जाता है, राज्य को समर्पित कर देते हैं रूसो का व्यक्ति। लेकिन हॉब्स बोलते हैं, लॉक बोलते हैं कि नहीं, सारे शक्ति का समर्पण नहीं होना चाहिए, कुछ शक्ति का समर्पण कर दो, ताकि राज्य जो होगा बेहतर तरीके से जो प्राकृतिक अधिकार जो संकट है उसको बेहतर तरीके से संरक्षित करेगा। अर्थात व्यक्ति में लगभग सारे अधिकार निहित ही हैं, लेकिन कुछ अधिकार दे देता है ताकि उसको रेगुलेट कर ले और प्राकृतिक नियम को कोडिफाई कर ले और उसको संरक्षित करे, सामंजस्य करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि रूसो का व्यक्ति संपूर्ण अधिकार दे देता है, समर्पित कर देता है, लेकिन लॉक का व्यक्ति संपूर्ण अधिकार को समर्पित नहीं करता है। उसके बाद रूसो में विधायी शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा होता है, लेकिन इसमें विधायी शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा होता है? इसमें विधायी शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जनता के प्रतिनिधि, जैसे अभी वर्तमान में होता है, हम लोग 5 साल के लिए प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसमें होता है। रूसो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, ये संसदीय लोकतंत्र के समर्थक हैं। तो इस रूप में आप देख सकते हैं रूसो, लॉक, हॉब्स के बारे में, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए